हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर आईएएस में। और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया का। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने ये 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर आपको चौथा लेक्चर समझना है तो आपको ये 3 लेक्चर जरूर देखिए, इसके बाद ही आपको 4th लेक्चर समझ में आएगा एंड देन वी विल बी लेफ्ट विथ 4 मोर लेक्चर्स। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी न्यूज में रहता है, जिसका नाम है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि बैलेंस शीट क्या होता है। देखिए, एक कंपनी का जो भी अकाउंट हो, ठीक है, क्या उसे प्रॉफिट हो रहा है, क्या उसकी लायबिलिटी है, क्या एसेट है, उसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। अब साफ शब्दों में ये बताऊं कि मान लीजिए उसका एक अलग से एक डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, समझ लीजिए आपकी नोटबुक है, उसमें हर जगह लिखा रहेगा कि उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, कितना उसके पास प्रॉपर्टी है, कितना उसे साल का खर्चा आ रहा है, कितना उसे अपने एम्प्लॉयज को देना पड़ रहा है। ठीक है, ये जो रहेगा पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट, उसे मतलब किसी भी कंपनी या बैंक की बैलेंस शीट बोलेंगे। अब मान लीजिए जो कंपनी थी, अब कंपनी का जिस टाइम पे बैलेंस शीट अच्छी थी, ठीक है, मतलब गुड बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, ये कि उसका प्रॉफिट ज्यादा है और खर्चा कम है। लेकिन कभी कंडीशन ऐसी भी आ सकती है जिस टाइम पे उसका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाए, साथ ही साथ जो खर्चा है वो बढ़ने लगे, तो उस टाइम पे हम बोलेंगे कि उसकी बैलेंस शीट खराब हो गई, मतलब बैलेंस शीट हैज टर्न्ड बैड। मतलब उस टाइम पे हम बोलेंगे बैड बैलेंस शीट। ठीक है, देखिए, अब जो बैड बैलेंस शीट हुई है तो अब वो दूसरी कंपनी की बैलेंस शीट को भी इंपैक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल ये कि इंडिया में क्या हुआ था कि आप सब जानते हैं कि 2008 के पहले अप्रोक्सीमेटली 2004-5 के आसपास इकोनॉमी में बूम आया था। ठीक है, बहुत एकदम से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बहुत सारी चीजें होने लगी थी। तो अब क्या हुआ, जैसे ही इकोनॉमी में बूम आया तो जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज थी उन्होंने बैंक से लोन लेना चालू कर दिया। अब बैंक ने भी लोन देना चालू कर दिया और बैंक को भी अच्छा फायदा हो रहा था कि बिकॉज उन्हें अच्छे इंटरेस्ट रेट पे रिटर्न मिलने वाले थे और उनका लोन भी अच्छे से जा रहा था। लेकिन क्या हुआ, 2008 में इकोनॉमिक सब प्राइम क्राइसिस आ जाती है। ठीक है, तो छोटा सा डिप्रेशन आ जाता है। उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि एकदम से डिमांड घट जाती है। ठीक है, डिमांड घट जाती है तो अब ये जो जितनी भी कंपनीज रहती है उनकी जो बैलेंस शीट है उनमें प्रॉफिट आना कम हो जाता है। एक टाइम पे प्रॉफिट आ रहा था, अब एकदम से प्रॉफिट आना कम हो जाता है। अब जब प्रॉफिट आना कम हो जाता है तो उसी के साथ साथ अब बैंक्स को भी उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, बैंक्स को भी पैसा वापस नहीं मिलेगा तो बैंक की भी तो एक बैलेंस शीट होगी जहां पर उसका प्रॉफिट होगा, लायबिलिटी होगी, एसेट होगी। तो अब देखिए यहां पर इनकी जो कंपनीज थी, जो अपनी कंपनीज थी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी या जो भी कंपनी थी, उसका बैलेंस शीट खराब हुई तो उसके इंपैक्ट में अब वो लोन नहीं दे पाएगा बैंक को। जब बैंक को लोन नहीं दे पाएगा तो बैंक का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो आपने देखा कि जैसे ही इस कंपनी की बैलेंस शीट खराब हुई तो उसने बैंक की बैलेंस शीट खराब कर दी। तो इसी को हम बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। मतलब कि एक कंपनी की गलती की वजह से मतलब उसको लॉस हुआ तो बैंक को भी लॉस होना चालू हो गया। बैंक को लॉस क्यों हुआ, बिकॉज बैंक को अब उसका इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा, रिटर्न नहीं मिल रहा, प्रिंसिपल नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। और इसी तरीके सेम यही तरीका था जिसकी वजह से इंडिया में ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम अराइज हुई। और इकोनॉमिक सर्वे 2016 या 2016 में मेंशन किया गया था अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया में कैसे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम हुई वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद अरविंद सुब्रमण्यम ने जब प्रॉब्लम बताई, जो सोल्यूशन भी जरूरी बताएंगे, तो उन्होंने क्या सोल्यूशन बताया कि राइटिंग ऑफ द लोन किया जाए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग, रीकैपिटलाइजेशन, मिशन इंद्रधनुष एंड प्रॉप्ट करेक्टिव एक्शन। मतलब ये जो कुछ सोल्यूशंस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सेप्ट किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन सोल्यूशन को मतलब वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास आता है राइटिंग ऑफ द लोन। ये राइटिंग ऑफ द लोन क्या होता है, मतलब लोन को लिख देना, नॉट लाइक दैट। राइटिंग ऑफ द लोन मतलब ये होता है कि ये जो हमारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, कौन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इट इज आरबीआई। तो आरबीआई क्या कर सकती है, जो जितने भी बैंक्स हैं उन सबको बोल सकती है कि आप अपने जो एनपीएस हैं उनको आप लॉस्ट एसेट करार कर दो। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एनपीए लॉस्ट एसेट कब होगा, जब वो 3 साल हो जाए। मतलब क्या था, बैंक्स में बैंक के जो एनपीएस थे वो 3 साल से ऊपर हो गए थे और जो बैंक्स थी उनको लॉस्ट एसेट करार नहीं कर रही थी, मतलब डिक्लेयर करना पड़ता है ना। तो दे वर नॉट एक्सेप्टिंग कि वो हमारा लॉस्ट एसेट है। वो बोल रहे थे नहीं, पैसा आएगा पैसा आएगा, हम इसे लॉस्ट एसेट करार नहीं करेंगे। अब जिसकी वजह से क्या था कि जिन्होंने प्रोविजन बनाया था, 3 साल हो गए तो प्रोविजन तो बन गया होगा पूरा 100% का, तो ये लोग क्या कर रहे थे, अपना लोन यूज नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, प्रोविजन जो था, अब देखिए जो प्रोविजन भी यूज नहीं हो पा रहा था, तो जो पैसा गया 3 साल, मतलब जो 3 साल वाला पैसा था वो चला गया, साथ ही साथ जो उनका प्रॉफिट 100 रुपए फंसा हुआ है, 100 रुपए का जो लोन था वो गया, और साथ ही साथ जो 100 रुपए उन्होंने अपने जेब से रखे प्रोविजन मेंटेन करने को। अगर प्रोविजन समझ में नहीं आ रहा तो आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, जरूर देखिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया प्रोविजन क्या होता है।
तो अब जो प्रोविजन है अब वो भी 100 रुपए फंसा। तो आरबीआई ने सोचा कि अगर ये प्रोविजन को फ्री कर दिया जाए तो बैंक की एक्टिविटी चालू हो जाएगी, क्योंकि देखिए बैंक का एनपीए फंसा हुआ है, बैंक के पास अब पैसा आ नहीं रहा है, अब लोन कैसे देंगे, वो लोन अपने प्रॉफिट से दे सकते हैं प्रोविजन से ही। तो बैंक ने बोला कि आप अपने जितने भी एसेट है उसको लॉस्ट एसेट करार कर दो जो 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, उसमें क्या होगा कि आपका जो प्रोविजन है वो क्लियर हो जाएगा, मतलब आप प्रोविजन यूज कर पाएंगे। ठीक है, मतलब लॉस्ट एसेट करार कर दिया गया, इसके बाद प्रोविजन क्लियर हो जाएगा, फिर प्रोविजन को एज अ लोन यूज कर सकते हैं। तो फाइनली आरबीआई का ये पहला स्टेप था एनपीओ को क्लियर करने के लिए। अब देखिए जो लॉस्ट एसेट हो गया, मतलब ये क्या कि मतलब अब आरबीआई मतलब जो बैंक से अपना एसेट भूल जाए, मतलब जो बैंक ने जो पैसा दिया था वो भूल जाए, मतलब हम अपने अपने प्रॉफिट से पैसे दे। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि आप अभी के लिए अपने प्रॉफिट के मतलब जो प्रोविजन के पैसे उसको लोन में देना करार करिए और आप अपनी आगे रिकवरी चालू करिए लोन की, जब भी आपको मिल जाए तो आप अपने प्रॉफिट से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल राइटिंग ऑफ द लोन। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा सोल्यूशन आता है दैट इज नोन एज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सारफेसी एक्ट 2002 के अंदर स्टैब्लिश की गई थी। तो उससे पहले तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि सारफेसी एक्ट 2002 क्या है। देखिए सारफेसी एक्ट 2002 में बैंक को 2 पावर दी गई। पहला तो यह दिया गया कि जितने भी सिक्योर्ड एसेट्स हैं, देखिए पहले शुरू में क्या था कि 2002 के पहले कि जितने भी बैंक्स थे वो लोग मतलब जैसे मान लीजिए मैंने लोन लिया तो मैंने अपनी कुछ प्रॉपर्टी रखी, तो पहले दे वर नॉट अलाउड टू सेल बैक माय प्रॉपर्टी, भले मैं अपना उनका पैसा वापस करूं ना करूं, वो लोग को पहले अलाउड नहीं था कि मतलब विदाउट मतलब कंप्लीट प्रोसीजर, मतलब कोर्ट केस होता था, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें होती थी, इसके बाद वो लोग उनकी सिक्योर्ड प्रॉपर्टी बेच पाते थे। लेकिन सारफेसी एक्ट 2002 ने बोल दिया कि नहीं, भले आपको मतलब कहीं भी कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, अगर उसने आपका लोन वापस नहीं किया, अगर वो एनपीए करार हो गया तो आप उसकी प्रॉपर्टी बेच देना अगर वो सिक्योर्ड लोन है। ठीक है, तो पहला सारफेसी एक्ट में ये बैंक्स को ये पावर मिली। फिर दूसरी पावर मिली कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आप बना सकते हैं। देखिए अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती है, देखिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ऐसी कंपनीज होती है जो कि बैंक्स का एनपीए खरीदती है, मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उनको खरीद लेती है। अगर आपको एनपीए समझ में नहीं आ रहा, प्रोविजन समझ में नहीं आ रहा, देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू वॉच माय प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस बैंकिंग सीरीज। ठीक है, चलिए वापस आते हैं यहाँ पर। ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज कौन सी कंपनीज होती है, वो ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि मतलब बैंक्स का एनपीए खरीद लेती हैं। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस। फॉर एग्जांपल कि मेरा लोन 100 रुपए का था, अब वो 100 रुपए का एनपीए बन गया, और मान लीजिए आप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है तो आप बोलेंगे आप मुझे 80 रुपए में अपना ये एनपीए बेच दो। अब बैंक्स बेच भी देंगी, इसलिए बेच देंगी बिकॉज कि अभी तो उनको मतलब उनके 100 रुपए मतलब 100 रुपए या 10 रुपए आने की भी आसानी है, यहाँ पर तो 80 रुपए मिल रहे हैं, तो दे विल बी रेडी, ओके ठीक है भाई 80 रुपए में लो, कम से कम हमें 80 रुपए तो मिले, हम 80 रुपए तो लोन में दे पाएंगे, नहीं तो हमारा तो पूरा 100 रुपए फंसा था। ठीक है, और फिर जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या करती हैं, उनके पास उनके ट्रेंड इंप्लॉयज होते हैं भाई, गुंडा और क्या होंगे, उनको वो लोग भेज भेज के फिर बड़े बड़े जितने भी लोन वाले जिन्होंने लोन लिया रहता है उनसे कूट काट के वो पैसे निकाल लेते हैं। अब इनको इसमें एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को फायदा क्या होगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ये फायदा होगा कि उन्होंने 80 रुपए में खरीदा था, अब वो पूरा 100 रुपए निकालेंगे, बिकॉज लोन तो 100 रुपए का था ना, तभी तो वो लोग लेंगे, इसलिए इसमें 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। और इस तरीके से कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज काम करती है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंगली सारफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंगली सबसे पहले एसबीआई, पीएनबी, आईडीबीआई, आईसीआई, ठीक है, इन चारों ने मिलकर पहली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई थी जिसका नाम था आरसेल। ठीक है, नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स प्रीलिम्स पूछे जा सकते हैं जी। ठीक है, अब इसके बाद लेकिन ये जो एआरसी थी इसमें काफी प्रॉब्लम आना चालू हुई। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आना चालू हुई कि ये जो एआरसी थी इसमें जो एनपीए है वो मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ गए। फॉर एग्जांपल जो पीएनबी का अकेले का एनपीए 40,000 करोड़ था, मतलब हाउ कैन यू इमेजिन कि कोई एआरसी 40,000 करोड़ का एनपीए खरीद सकती है, दैट वाज नॉट एट ऑल पॉसिबल। और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग ये थी कि इसमें जो मेजर लोन थे ना वो पॉलिटिकली कॉम्प्लेक्स थे। पॉलिटिकली कॉम्प्लेक्स होने का मतलब ये होता है कि मतलब किसी मिनिस्टर की सिफारिश से आपको लोन मिले थे। फॉर एग्जांपल मैं किसी नेता को जानता हूँ, नेता ने रिकमेंड कर दिया कि हाँ भैया इसको लोन दे दो, तो लोन मिल गया। अभी जो अपनी जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो कैसे उनसे लोन निकालेगी? अब मेरी जो पॉलिटिकली पहचान है, अगर मैं उसके पास जाऊंगा प्राइवेटली जाके और मारपीट के पैसे निकाल सकते, तो इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो तो मारपीट के पैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होने लगी, तो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का जो प्लान था वो फेल होने लगा। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो लोग बैड बैंक स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, अब बैड बैंक क्या है, बैड बैंक भी एक तरह की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, मतलब ये भी मार तोड़ के मतलब अपने वो डिस्काउंटेड प्राइस पे लोन मतलब वो एनपीए खरीदेगी, फिर जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी केप्ट बाय एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। लेकिन जो बैड बैंक है, जो बैड बैंक बनाया गया
दैट विल बी बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब आप समझ लीजिए ऐसी रिसर्च कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी बना रही है, और गवर्नमेंट तो किसी को भी धमका के ले सकती है। अब गवर्नमेंट के खिलाफ आप कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में? मतलब ऐसा तो नहीं होगा, मतलब वहीं पर बस जा सकते हो, बाकी बाकी कहीं पर नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो इस टाइप की ये बैड बैंक स्टैब्लिश किया गया मनमोहन गवर्नमेंट के द्वारा, दैट मींस मनमोहन गवर्नमेंट थी उनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया। लेकिन क्या हुआ, उस टाइम पे आरबीआई गवर्नर कौन थे? मिस्टर रघुराम राजन, और काफी क्रिटिकल थे गवर्नमेंट के। उन्होंने बोला कि भैया ये आपने क्या बकवास का डिसीजन लिया, बैड बैंक क्या स्टैब्लिश कर रहे हो आप? जो उसमें मान लो आप जो अब उस पर जो लो अब जो आपको एनपीए तो खरीदने पड़ेंगे, अब जो 100 रुपए का आप 80 रुपए में 60 रुपए में भी खरीदोगे तो उसके लिए पैसे तो लगाने पड़ेंगे ना, तो आपको तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा। मतलब कि आप अपने जेब से पैसे लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया ये पैसे कहां से आएंगे, तो अब सीधा सीधा ऐसे ही बताया जाता है फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा। अब जब फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा तो जब देखिए इकोनॉमी में पैसा जाता है, जब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो मॉनेटरी पॉलिसी कम काम करना चालू करेगी। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के अगेंस्ट है ये बैड बैंक। ऊपर से उन्होंने ये भी कहा कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम को शिफ्ट कर रहे हो। पहले ये जो बैड बैंक वाली प्रॉब्लम थी वो बैंक्स के ऊपर थी, मतलब जो एनपीए थे वो बैंक के पास थे, आप सीधा सीधा उनसे लेके अपने पास रख लोगे और आपने रिकवर नहीं कर पाए तो क्या मतलब हुआ? आपने तो मतलब फिसका पूरा पैसा खर्च कर दिया और वो मतलब जो लोन था रिकवर भी नहीं हो पाया, तो आप सिर्फ प्रॉब्लम शिफ्ट कर रहे हो। मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आने लगा आरबीआई की तरफ से बैड बैंक के अगेंस्ट, तो इस प्लान को ड्रॉप करना पड़ा। फिर उसके बाद जब न्यू गवर्नमेंट आई, बीजेपी जो एनडीए गवर्नमेंट आई, उसने डिसाइड किया कि हम भी एक बैड बैंक स्टैब्लिश करेंगे जिसका नाम रहेगा पारा, मतलब पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी। लेकिन इसमें जो फंड रहेगा वो गवर्नमेंट अपने जेब से नहीं लगाएगी, वो पब्लिक से रेज करेगी। लेकिन एक तरीके का फिजिकल डेफिसिट ही है ये। ठीक है, लेकिन उर्जित पटेल इतने वो नहीं है क्रिटिकल की, मतलब इतने क्रिटिकल या फिर इतने आउट वो करनी है जो इतना सब बोले। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला और पारा का प्लान ये कंफर्म हो गया है। मे बी इट विल बी लॉन्च्ड विद इन 1 or 2 years। ठीक है, तो ये था बैड बैंक एंड पारा। अगर आपको इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी का कनेक्शन समझ में नहीं आया है तो देन यू आर नॉट क्लियर विथ मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन। तो अगर मुझे आगे टाइम मिलता तो मैं आपको इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इसके बाद सोल्यूशन है वो है कॉर्पोरेट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग। अभी हम सोल्यूशंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि ट्विन बैलेंस शीट को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि राइटिंग ऑफ द लोन कर दो, फिर दूसरा हमने पढ़ा कि ये बैड बैंक और पारा बना दो, और तीसरा है कॉर्पोरेट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, मतलब ये जो सोल्यूशन है ये दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इस ये जो मेथड है इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं। देखिए आरबीआई ने कहा, मतलब मतलब लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आरबीआई को, जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनीज थी, इन लोगों ने बोला कि सर देखिए हमने जो डिफॉल्ट किया लोन का वो हमने जानबूझ के नहीं किया। इकोनॉमी में डिमांड कम होगी तो हमारे पास पैसे नहीं था बैंक को वापस करने के लिए, तो हमें तो दोबारा मौका मिलना चाहिए कि एटलीस्ट हमें एक मौका मिले हमारी गलती सुधारने का। तो आरबीआई ने बोला यस यू डिजर्व इट, बिकॉज वो तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी। आप सब जानते हैं सब प्राइम क्राइसिस 2008 इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी। अब उसकी वजह से कंपनीज को लॉस हुआ तो ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब इन्होंने जानबूझ के डिफॉल्ट किया। तो आरबीआई ने बोला कि हम आपको एक मौका देंगे कि इस लोन मतलब दोबारा आप लोन पे कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी स्कीम्स बनाई जाएगी जिसकी अकॉर्डिंगली आप आपने लोन्स पे कर सकेंगे। इसी को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब दोबारा हम आपके लोन्स को रीस्ट्रक्चर करेंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए ये जो कॉर्पोरेट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग हो जाती है, मतलब कि अगर ये जो आरबीआई ने बोला कि अगर आपकी जो डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग हम कर पाते हैं तो आप बैंक को लोन पे कर पाएंगे, और जैसे ही बैंक को लोन पे करने लगेंगे तो बैंक का भी फायदा और आपका भी फायदा। ठीक है, इसलिए आरबीआई ने डिसाइड किया कि कॉर्पोरेट को एक और मौका देना चाहिए, लेकिन उसके लिए गाइडलाइन थी। ठीक है, कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि कॉर्पोरेट को फॉलो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली गाइडलाइन कौन सी थी? सबसे पहली गाइडलाइन थी कि सबसे पहले तो अगर सीडीआर चालू करना है तो वो आरबीआई की परमिशन के बाद ही होगा। ठीक है, अगर आपको कॉर्पोरेट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग चालू करनी है, जब तक आरबीआई नहीं बोलेगा जब तक वो चालू नहीं होगी। ठीक है, और सीडीआर सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब किसी कॉर्पोरेट कंपनी को एक से ज्यादा बैंक ने लोन दिया है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कॉर्पोरेट कंपनी हूं और मुझे सिर्फ और सिर्फ एसबीआई ने लोन दिया तो दैट वोंट बी पॉसिबल। अगर एसबीआई, पीएनबी और एक दो बैंक ने दिया है उसके बाद ही ये सीडीआर की प्रोसेस चालू कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें टोटल बोरोइंग है 10 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। 10 करोड़ से कम है तो आप सीडीआर चालू नहीं कर सकते। ठीक है, सीडीआर मतलब कॉर्पोरेट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग मतलब कि दोबारा कॉर्पोरेट कंपनी को मौका दिया जा रहा है कि आप अपने लोन पे कर सके। ठीक है, और उसको कुछ गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी इन लोन को पे करने के लिए। ठीक है, तो
हमने तीन गाइडलाइन समझ ली। फिर चौथा ये है कि बैंक और कंपनी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि बैंक को लग रहा है कि जो कंपनी है ये मेरे लोन दोबारा पे कर सकती है अगर इसे सीडीआर मैकेनिज्म के अंदर डाल दिया तो। आपको सीडीआर मैकेनिज्म बताऊंगा। या फिर कंपनी को लग रहा है कि नहीं यार मैं दोबारा पे कर सकता हूं लोन, चलो सीडीआर मैकेनिज्म के अंदर चले जाए, ठीक है, तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट ये कि जो कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई कर सकती है जब वो उन बैंक के द्वारा सपोर्ट किया जाए जिन्होंने 20% का लोन दिया है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कॉर्पोरेट कंपनी हूं तो मुझे उन बैंकों का लोन उन बैंकों का सपोर्ट प्राप्त होना चाहिए जिन्होंने 20% लोन दिया है, ठीक है। और बैंक का भी सेम है, मतलब 20% लोन देने वाले बैंक ही अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए जो 20% वाले ये जो पूरी प्रोसीजर है वो सही हो गई, ठीक है, मतलब 20% मतलब जिन्होंने लोन दिया है जो भी बैंक ने या आरबीआई ने मान लिया, इसके बाद एक जॉइंट लेंडर फोरम क्रिएट किया जाएगा। अब जॉइंट लेंडर फोरम में अब क्या होगा कि एक अलग से स्कीम रखी जाएंगी। इन तीनों, ये जो तीन स्कीम देख रहे हैं, ये तीन स्कीम रखी जाएंगी, ठीक है। इन तीन स्कीम के ऊपर अब डिसीजन लिया जाएगा 50% बैंक के द्वारा। अगर 50% बैंक ने बोला कि नहीं हमें ये वाली स्कीम पसंद है, नहीं ये वाली स्कीम पसंद है, जिसमें जिसको भी 50% की वोटिंग मिल जाएगी वो वाली स्कीम इंप्लीमेंट कर दी जाएगी, ठीक है। वैसे ऑर्डर वाइज स्टैब्लिश किया जाए, पहले 525 फिर स्टैट्यूटरी डेप्ट चलेंगी और उसके बाद S4 स्कीम, ठीक है। मान लीजिए 525 को जो स्कीम है उसको 50% वोट मिल गया और इसके बाद जो इसके बाद भी मतलब 75% लोगों को सर्टिफाई करना चाहिए, ठीक है। मतलब 75% भी इसके बाद दोबारा एक मीटिंग होगी, इसमें जब 75% लोग हाँ बोल देंगे कि हाँ हम 525 स्कीम के साथ रेडी हैं, तो उसके बाद ये प्रोसेस चालू हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस क्या होगी। तो ये 525 स्कीम के अंदर क्या होगा कि जो कंपनी का लोन है, फॉर एग्जाम्पल जो मेरी कंपनी थी उसके लोन को क्या किया जाएगा। देखिए मेजरली जो लोन दिए गए थे और जो लोन डूबे वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के थे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के जो लोन रहते हैं वो 12 से 15 साल के 12 से 15 साल के लोन दिया जाता है। तब आरबीआई बोलेगी बैंक से, मतलब जो स्कीम के अंदर क्या किया जाएगा, जो मेरी कॉर्पोरेट कंपनी है उसको 12 से 15 साल के लोन दिया गया था, अब मेरी कंपनी को बोला जाएगा कि हम आपका लोन 15 साल से बढ़ा के 25 साल तक कर रहे हैं। तो अब इससे क्या होगी, इंस्टॉलमेंट छोटी हो जाएगी, ठीक है। 15 साल से जैसे 25 साल कर दी जाएगा तो पहले मान लीजिए इंस्टॉलमेंट 100 रुपए में 10-10 रुपए की थी, तो अब 25 साल हो जाएगा तो 5-5 रुपए की इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, तब मेरे लिए इंस्टॉलमेंट छोटी हो गई। और फिर एक टाइम तब भी आएगा जब मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो क्या किया जाएगा इसके अंदर कि जो मेरी इंस्टॉलमेंट है छोटी छोटी कर दी जाएगी जिससे कि मैं देना चालू कर दूं। और जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो और मैंने इंस्टॉलमेंट देना चालू कर दी और मैं 5 साल तक इंस्टॉलमेंट देता गया, तो फिर मुझे ये भी अलाउड होगा कि मैं और लोन ले सकूं, ठीक है, जिससे मैं और लोन ले सकूं और अपना प्रोजेक्ट और अच्छे से कंप्लीट कर सकूं, ठीक है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं 525 स्कीम। मतलब ये कि सबसे पहले तो मेरा लोन क्या किया जाएगा, 12 से 15 साल से बढ़ा के 25 साल तक के लिए कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज क्या की जाएगी, अगर मैंने 5 साल तक लोन पे कर दिया, मतलब जो मेरा जो लोन है 5 साल तक अगर मैंने कंटिन्यू पेमेंट करता गया, मतलब पूरा लोन नहीं हुआ है, मान लीजिए 100 रुपए में से 50 रुपए का लोन 5 साल में दे पाया हूं मैं, लेकिन मैंने 5 साल तक दिया ना, तो उसके लिए मुझे और लोन देना अलाउड कर देंगे, इससे मैं और भी प्रोजेक्ट चालू कर सकूं। इसलिए इसका आ जाता है 525 स्कीम। 525 स्कीम, 5 मतलब 5 साल के बाद आपको लोन दी जाएगा, 25 मतलब कि आपको मतलब जो लोन है वो 12 से 15 से बढ़ा के मतलब उसे 25 तक कर दिया गया है, जिससे कि मैं लोन छोटे छोटे मतलब जब मैं एटलीस्ट 10 रुपए तो नहीं मतलब 5 रुपए तो पे कर पाऊंगा, जिससे कि मेरा बिजनेस चलता जाए, बैंक को भी थोड़ा बहुत लोन मिल जाएगा उसका वापस और मेरा बिजनेस भी चल रहा और जब मेरा लोन कंप्लीट हो जाएगा तो बैंक का भी फायदा, मेरा भी फायदा, गवर्नमेंट का भी फायदा। लेकिन जो स्कीम थी ना एक तरीके से पूरी फेल कर गई। देखिए अब फेल कैसे कर गई कि बैंक्स ने क्या किया, 5 साल तक तो अच्छे लोन दिए, ठीक है, मतलब जब इन लोगों को मौका मिला, इन लोग की पहले तो इंस्टॉलमेंट बढ़ गई तो छोटी इंस्टॉलमेंट हो गई, तो आराम से 5 साल तक लोन दिया, फिर उन्होंने लोन ले लिया, फिर दोबारा उसको डिफॉल्ट कर दिया, तो अब क्या करोगे। मेजरली कंपनीज डिड दिस, इसलिए 525 स्कीम फेल कर गई। तो इसके बाद फिर एक और नई स्कीम लाई गई जिसका नाम था स्ट्रेटेजिक डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजिक डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, अगर 525 फेल कर जाए तो बैंक्स क्या कर सकते हैं, जो मेरी कंपनी है उसके जो शेयर है फोर्सफुली एक्वायर कर लेंगे, ठीक है, मतलब मेरी कंपनी में कब्जा मान लेंगे। अब आरबीआई क्या करेगी, उन लोग को 18 महीने का टाइम देगी, ठीक है। अब जब उन लोगों को 18 महीने का टाइम देगी तो उसमें उन लोगों को एक ऐसा बायर मतलब ऐसा वो मेरी कंपनी का परचेसर ढूंढना है, मतलब कोई ऐसा खरीदार ढूंढना है जो मेरी कंपनी खरीद ले और लोन की जो पेमेंट है वो वापस चालू करवा सके, ठीक है, 18 महीने में ढूंढना है। अगर उन लोग को ऐसा मिल गया तो समझ लीजिए उन लोगों का काम हो गया, मतलब इसके बाद जो उनका जो लोन है उसे एनपीए काउंट नहीं किया जाएगा और ऊपर से जो नया बायर होगा जिसने मेरी नई कंपनी खरीद ली वो बहुत आराम से लोन देना चालू कर देगा, जो बैंक से उनका लोन मतलब बहुत आराम से उतर जाएगा और जो कंपनी है वो भी ठीक ठाक चलती रहेगी, उसके प्रोजेक्ट भी चलते रहेंगे, बस जो बेचारा जिसने लोन लिया था वो डूब जाएगा और कुछ नहीं होगा।
और इसे तो डूबनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई कि जो बैंक्स थे, बैंक्स को ना बायर ही नहीं मिल रहा था। मतलब मेरी जो कंपनी थी उसका ऐसा कोई भी बायर नहीं मिल रहा था जिसके 51% शेयर ले ले। 51% शेयर लेना मतलब खरीद लेना, ठीक है। तो फिर आरबीआई ने थोड़ा इसको रैशनलाइज किया। आरबीआई ने बोला चलो कोई बात नहीं, आप 51% का बायर नहीं खरीद सकते तो 26% का बायर खरीद लो, लेकिन उसे आपको सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टर बनाना है। मतलब ये कि 26% से ज्यादा शेयर किसी और के पास ना हो, सबके किसी के पास 10%, 15%, 14%, और जो 26% वाला जो बायर है वो लोन की रीपेमेंट दोबारा चालू कर सके, ठीक है। तो उस टाइम पे आपका जो लोन है वो एनपीए काउंट नहीं किया जाएगा और एक टाइम आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। और उसके बाद सबसे फाइनल स्कीम आती है जिसके अंदर, वो है S4A स्कीम, ठीक है। S4A स्कीम में क्या है, ये स्कीम से तो तभी लॉन्च की जाएगी जब आपका जो लोन है 500 करोड़ का है, ठीक है। 500 या 500 करोड़ से ऊपर का है और आपका जो कैश फ्लो है, मतलब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, ये कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट का मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आपने तो पहले लोन लिया था ना, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है और आपने जो लोन लिया था 500 करोड़ के ऊपर है, ठीक है। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो कुछ ना कुछ तो मतलब उससे रिटर्न आ रही होगी ना। फॉर एग्जांपल आपने रोड बनाई थी तो आपने जो टोल नाका लगाया तो उससे कुछ ना कुछ तो रिटर्न आ रही होगी। तो बैंक क्या करेगा, वो जो आपके लोन को उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, एक होगा सस्टेनेबल पार्ट और दूसरा होगा नॉन सस्टेनेबल पार्ट। अब सस्टेनेबल पार्ट को क्या करेंगे कि सस्टेनेबल पार्ट वो पार्ट होगा जो कि मतलब टोल नाके से पैसा आ रहा है, ठीक है। अब वो तो बैंक बोलेगी वो तो आप हमें दे ही दो, ठीक है, क्योंकि हमारा तो हमने ही लोन दिया तो हमें ही कैसे नहीं दोगे, तो आप वो सस्टेनेबल पार्ट दे दो। लेकिन फिर भी लोन इतना बड़ा है कि मतलब बैंक पूरा पूरा पैसा, मतलब वो फिक्स है कि टोल नाके से आप 15 साल भी वसूली कर लो तो उतना लोन वापस नहीं आ पाएगा। तो जो बचा हुआ पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए लोन था और ऐसा फिक्स हो गया कि 50 रुपए टोल नाके से जाएगा, और जो 50 रुपए बचा हुआ है उसे शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और मान लीजिए उस हो सकता है उस रोड की मतलब एकदम से पॉपुलैरिटी बढ़ जाए और कोई एक टाइम बाद उस रोड को खरीद ले, तो मतलब उसके शेयर को खरीद लिया तो बैंक को वो शेयर के पैसे मिल जाएंगे, बाद में बैंक मतलब शेयर बेच के अपने पैसे निकाल सकता है। तो इसे हम बोलते हैं S4A स्कीम। इट इज अ वेरी न्यू स्कीम, 2016 या 17 में लॉन्च की गई थी और इसे अभी तक यूज नहीं किया गया है, ठीक है। फिर फाइनली हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जिसे हम बोलते हैं मिशन इंद्रधनुष। इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा वो इंद्रधनुष वाले से जिसमें टीके लगाए जाते हो, दैट इज डिफरेंट। इसे इंद्रधनुष 2.0 भी बोलते हैं या फिर इसे A2G मिशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये इंद्रधनुष मिशन क्या है, देखिए इसमें क्या रहेगा, इसमें जो बैंक का स्ट्रक्चर है उसको सुधारने की बात की गई है, ठीक है। देखिए अब ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम आई, मतलब बैंक्स ने बेकार तरीके से लोन दिए, ठीक है। बैंक्स का लोन वापस क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि बैंक ने किसी भी कस्टमर को लोन नहीं दिया, बिना सोचे समझे, बिना सिक्योर लोन लिए, मतलब बिना कोलेटरल लिए बैंक्स ने लोन बांट दिए, इसलिए प्रॉब्लम आई, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम उसका पूरा बैंक का जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब पूरा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये सब कुछ बदलेंगे, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं मिशन इंद्रधनुष या A2G मिशन या इंद्रधनुष 2.0, ठीक है। तो इसमें ए का मतलब क्या होता है, ए से जी, इसलिए A2G क्योंकि ए से जी मिशन है, ठीक है। तो ए का मतलब क्या होता है, अपॉइंटमेंट्स। देखिए अभी भी जो पब्लिक सेक्टर बैंक में अपॉइंटमेंट्स होती है वो मिनिस्टर्स करते हैं, मतलब जो उनको पैसा खिला देगा या फिर कोई उनका पहचान वाला है या फिर फलाना ढिंकाना जो भी हो, उसके अकॉर्डिंगली लोग क्या करते हैं, उसको अपॉइंटमेंट कर देते हैं। तो उसके अब ये बना कर दिया गया, बोला है कि ऐसी अपॉइंटमेंट नहीं की जाएगी, ये पहला रूल है। तो फिर अपॉइंटमेंट कैसी की जाएगी, उसके लिए अपन को बी में जाने का। बी का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अलग से गवर्नमेंट की एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई जाएगी और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चूज करेगी, ठीक है। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग अलग कंपनी के चेयरमैन बनाएंगे, फॉर एग्जांपल एसबीआई के, पीएनबी के या फिर आईसीआईसीआई के, मतलब जो भी बैंक्स हैं उन सबके चेयरमैन इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा बनाए जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अच्छी लोगों को चुनेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट कमेटी है, कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो अभी जो नए अपॉइंटी रहेंगे सीएमडी एंड ऑल दीज थिंग्स, तो ये लोग क्या करेंगे कि मतलब अच्छे से लोन देंगे। साथ ही साथ क्या रहता था कि बैंक के अपॉइंटमेंट में, कि बैंक की जो आप पोस्ट देखेंगे, जो हायर पोस्ट रहती थी वो सीएमडी की पोस्ट रहती थी, मतलब कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही बंदा है। तो अब साथ ही साथ अपॉइंटमेंट में चेयरमैन अलग होगा। अब से अपॉइंटमेंट में जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट चालू करेंगे तो चेयरमैन अलग होगा, चेयरमैन की पोस्ट अलग होगी और एमडी की पोस्ट अलग होगी, ठीक है, जिससे कि और भी ज्यादा इन्फ्लुएंस आ सके, मतलब और भी अच्छे से काम हो सके। इसके बाद कैपिटलाइजेशन किया जाएगा। ये तो आप जानते ही है, बैंक मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक्स में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करेगी जिससे कि वो लोग लोन दे सके। उसके बाद डी से मतलब डी स्ट्रेसिंग। डी स्ट्रेसिंग का मतलब होता है कि जो बैंक्स हैं, बैंक्स मतलब अपने ज्यादा ज्यादा एनपीए एआरसीज को बेचे, मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचना चालू करे, इसके लिए उन्हें मोटिवेट किया जाएगा, ठीक है, इसे डी बोलेंगे। फिर ई इंपावरमेंट मतलब होता है कि जो बैंक्स हैं, बैंक्स को मतलब पावर दी जाएगी, मतलब अपनी उनको बोला जाएगा कि आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए कि आपको कितने कंज्यूमर की जरूरत है। फॉर एग्जांपल अभी एसबीआई का एग्जाम होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। भले एसबीआई को आगे एम्प्लॉयज की जरूरत हो या ना हो, लेकिन वो लोग बार बार मतलब
वोट पाने के लिए भर्ती करते रहते हैं, तो जरूरत नहीं है उनकी। तो अब ये जो पावर है ये बैंक को दे दी जाएगी, बैंक डिसाइड करेगा कि हमें एम्प्लॉयज की जरूरत है कि नहीं है और कैसे एम्प्लॉय चाहिए, वो हम डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है। फिर एफ का मतलब होता है फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मतलब पहले क्या रहता था कि अगर कोई भी लोन किसी को दे दिया, जैसे आपने अभी जो पीएनबी वाला केस ही हुआ था या फिर अभी विजय माल्या वाला केस हुआ था, आपने देखा उसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं ली, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, कोई भी डायरेक्टर ने जिम्मेदारी नहीं ली। तो अब यहाँ पर जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी, ऐसी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी कि अगर मान लीजिए ये वाला लोन दिया तो आपकी जिम्मेदारी, वाला लोन आपकी जिम्मेदारी, मतलब फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश किया जाएगा। और फिर फाइनली गवर्नेंस के ऊपर फोकस किया जाए। गवर्नेंस के ऊपर फोकस करने के लिए क्या है कि ज्ञान संगम अरेंज किए जाएंगे। ठीक है। ज्ञान संगम की एक मीटिंग होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर आएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे, आरबीआई के गवर्नर आएंगे और जितनी भी मतलब बैंक से सीएमडीज हैं। ठीक है। अभी तो सीएमडीज हैं, बाद में सीएम मतलब चेयरमैन हो जाएगा, एमडीएल हो जाएगा, तो वो लोग आएंगे, सीएमडीज आएंगे और उनके बीच में अलग से अच्छी मीटिंग होगी, कॉन्फ्रेंसेज होंगी जिसमें लोगों को गवर्नेंस के बारे में थोड़ा और बताया जाएगा कि आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, जिससे कि ये सब इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं A2G मिशन या मिशन इंद्रधनुष। ठीक है। अब फाइनली मूव करते हैं हमारे आज के आखिरी टॉपिक में। मैंने पहले कहा था ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, जस्ट गिव मी 3 to 4 minutes मोर और दिस लेक्चर विल बी ओवर। ठीक है। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ठीक है। अब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ये आपने न्यूज में बहुत ज्यादा सुना होगा। देखिए क्या करती है इसके अंदर आरबीआई क्या करती है, जो बैंक्स है बैंक्स की हेल्थ के ऊपर नजर रखती है। हेल्थ के ऊपर ये नहीं कि मोटे हो गए, पतले हो गए, नॉट लाइक दैट। हेल्थ का यहाँ पर मतलब है कि बैंक्स की आरबीआई क्या करती है, लाइबिलिटी, एनपीए कितना बढ़ गया है या फिर कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कहीं डूब तो नहीं रहे, ये लोग को छुपा के तो नहीं रख रहे, ये सब कंप्लीट आरबीआई हर बैंक की ऊपर ये सब नजर रखती है। ठीक है। और अगर आरबीआई को लगता है कि उनकी हेल्थ खराब हो गई, हेल्थ खराब हो गई मतलब कि उनकी लाइबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उनके पास एसेट नहीं है, साथ ही साथ प्रॉफिट भी बहुत कम हो रहा है, तो आरबीआई क्या करती है, उनको 3 कैटेगरी के अंदर डाल देती है। अगर मान लीजिए आपकी हेल्थ थोड़ी थोड़ी मतलब हल्की सी बस खराब है तो आपको कैटेगरी 1 के अंदर डालेगी। ठीक है। और ये आरबीआई की साइकोलॉजिकल रेंज है, मतलब ये आरबीआई ने डिक्लेयर नहीं किया कि आपका एसेट 10,000 रुपए जाएगा तो हम आपको कैटेगरी 1 में डालेंगे, कैटेगरी 2 में डालेंगे, 3 में डालेंगे, ऐसे कुछ नहीं। सिर्फ आरबीआई अपने अकॉर्डिंगली उसकी कुछ रेंज है जो कि बाहर नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली आरबीआई डिसाइड करती है। ठीक है। अगर मान लीजिए अगर मुझे कैटेगरी 1 के अंदर डाला गया तो मुझे आरबीआई बोलेगी कि अब आप किसी भी अपने कंज्यूमर को डिविडेंड नहीं देंगे। देखिए अब जो बैंक्स है उसके शेयर तो लिस्टेड रहते हैं ना कंपनी में, तो हो सकता है किसी ना किसी ने खरीदे हो, तो आप उनको बोल देंगे कि आप उनके शेयर का प्रॉफिट मत दीजिए उनको। ठीक है। पहला ये बोल सकती है कैटेगरी 1 के अंदर। और फॉरेन बैंक्स होंगे, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी और बैंक्स होंगे, तो उनको बोलेगी, उनके इन्वेस्ट मतलब जो प्रमोटर है, मतलब जिन्होंने बैंक बनाया, उनको बोलेगी कि आप बैंक में और पैसा डालो क्योंकि आपका बैंक ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कैटेगरी 1 में आ गया है। ठीक है। अब क्या मान लीजिए कि किसी बैंक की और हालत खराब है तो कैटेगरी 2 में जाएगा वो, तो आपको कैटेगरी 2 वाले को कैटेगरी 1 तो फॉलो करना है, साथ ही साथ ये दो नए मेजर फॉलो करने हैं। पहला कौन सा कि आप अब कोई भी नई ब्रांच नहीं लगाएंगे। ठीक है। कोई भी नई ब्रांच नहीं, जितनी ब्रांच है उसमें काम करो, और ऊपर से जितनी आपकी ब्रांच लॉस है ना, जितनी भी आपकी ब्रांचेस लॉस में चल रही हैं उन सब ब्रांचेस को बंद कर दो। ठीक है। अब मान लीजिए किसी की कंडीशन और भी खराब है, बिल्कुल मतलब कैंसर ही हो गया अब तो अब उस टाइम पे आरबीआई क्या करेगी, बोली कि सर आप वर्क कंडीशन तो फॉलो करिए, साथ ही साथ आपकी जितनी भी सीएमडीज हैं, ठीक है, उनकी सैलरी, जितनी भी वर्कर्स हैं उनकी सैलरी, सबकी सैलरीज रिड्यूस कर दो। सो दैट विल बी नोन एज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन 3 कैटेगरीज। ठीक है। तो हमने कंप्लीट किया हमारा लेक्चर नंबर 4 और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पोस्ट कर दीजिए, मैं तुरंत ही उसे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, सो डोंट मिस दैट लेक्चर एंड गिव यू पॉजिटिव रिव्यूज, एंड in the upcoming lecture we will cover these left 4 lecture. Okay, thank you, have a nice day. We will meet in the next lecture. Bye, good night.